हम इंसानों को दूसरे जानवरों से अलग कौन सी चीज बनाता है? एक समय पे जो स्पीशीज एक इनसिग्निफिकेंट जानवर था, वो एक पूरा का पूरा ग्लोब को, अर्थ को डोमिनेट कैसे किया और पॉसिबली अपने आप का जो रियलिटी है, अपने आप का जो लाइफ है, उसको एक शेप भी दिया। इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है इस किताब में। यह है सेपियंस बाय युval नोआ हरारी। अब ह्यूमैनिटी का जो डेस्टिनी है वो शेप कैसे पाया, इसी चीज पर डिस्कस करते हुए इस किताब में 3 मेन रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया गया है। पहला तो है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, दूसरा है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन और तीसरा है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इन रिवॉल्यूशंस के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के एंड तक हम ये देखेंगे कि हमारा जो हिस्ट्री है वो महज तारीख का एक मजमुआ नहीं है, वो डेट्स का एक लिस्ट नहीं है, बल्कि वो मिथ्स का, कोऑपरेशन का और ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा का पूरा नैरेटिव है, एक पूरा का पूरा कहानी है। पहला तो हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बारे में। एक समय पे ऐसा था कि जो होमो सेपियंस है, हम जो ह्यूमंस है, हमारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। दूसरा जो जानवर है या हमारे जैसे दूसरा जो होमो स्पीशीज है, उनके साथ ही साथ हम रहते थे। जैसे कि निएंडरथल्स हो या डेनिसोवान्स हो, उनके साथ ही हम रहते थे। लेकिन हम इंसानों को, हम सेपियंस को कौन सी चीज है जो अलग बनाता है? वो है लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये कोई आम सा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज नहीं था, वो तो दूसरा जानवरों के अंदर भी होता है। हमारा जो लैंग्वेज है वो था फिक्टिव लैंग्वेज, कि हम ऐसे चीजों को लेकर सोच सकते हैं और उन्हें डिस्कस कर सकते हैं जो हमारा रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि हम गॉड्स के बारे में सोच सकते हैं और उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हम नेशंस के बारे में सोच सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि हम लॉस के बारे में सोच सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अब दूसरा जो जानवर है, उनसे अलग हम जो ह्यूमन, हम जो इंसान है, हम एक दूसरे के साथ बहुत मैसिव नंबर में कोऑपरेट कर सकते हैं। कैसे? कि हम बहुत सी इमेजिन रियलिटीज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हम रिलीजियन, पैसा और पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये जो इमेजिन्ड जो सिस्टम है, इनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए हम एक मैसिव नंबर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा जो एनिमल्स है वो एक दूसरे के साथ ऐसे मैसिव नंबर्स में कोऑपरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ऐसे शेयर्ड मिथ्स उनके अंदर नहीं है। यही जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन है, ये क्या एक्सप्लेन करता है? कि ये एक्सप्लेन करता है कि हम जो ह्यूमंस है, हम पूरे ग्लोब में फैल कैसे गए, दूसरा जो स्पीशीज है उनको पीछे कैसे छोड़ दिया, और हम खुद अपने ही हिस्ट्री को लिखना कैसे शुरू किया। अब दूसरा जो रेवोल्यूशन है वो है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब ये जो फार्मिंग है, ये जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, इसके बारे में हरारी ने कहा कि ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल फ्रॉड है। कि फार्मिंग से क्या हुआ? फार्मिंग से हमारे पास तो बहुत सी खाना आया, लेकिन ये एग्रीकल्चर ने और एक चीज किया कि हमारा जो लाइफ है इसे और हार्ड बना दिया, इसे और अनहेल्दी बना दिया। जैसे कि हम जब नोमैड्स थे, हम जब हंटर गैदरर्स थे, तब हमारा लाइफ इजियर था, हमारा लाइफ हेल्दियर था। लेकिन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि हमारा लाइफ और भी अनहेल्दी हो गया और हमारा लाइफ और भी कठिन हो गया और भी हार्ड हो गया। अब हम तो ये सोचते हैं कि ये जो प्लांट्स है, हमने उन्हें डोमेस्टिकेट किया, व्हीट को, राइस को, बार्ले को, इन्हें हमने डोमेस्टिकेट किया। लेकिन असल में इन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि हमने उन्हें डोमेस्टिकेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें डोमेस्टिकेट किया। कैसे? कि ये जो प्लांट्स है वो तो हम पर निर्भर नहीं है ना, वो तो हम पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम इन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है अपने लाइफ को लेकर। अब ये जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है, इसका बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला तो है कि बहुत सी परमानेंट सेटलमेंट्स बने। क्या हुआ था कि जब हम नोमैड्स थे, जब हम हंटर गैदरर्स थे,
तब हम एक एक जगह पे घूमते थे, कई कई जगह पे हम घूमते थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह हम जाते थे। जहां पे हमें ज्यादा खाना मिलता था हम वहां पे माइग्रेट कर जाते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर हुआ तब क्या हुआ कि हमें एक ही जगह पर रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये कई हफ्तों महीने का एक प्रोसेस है फूड को बनाने के लिए। तो इसीलिए बहुत सी परमानेंट सेटलमेंट्स वजूद में आया। उसी के साथ साथ क्या हुआ कि पहले हम जब हंटर गैदरर्स थे तब हम बहुत सी लाखों लोग एक साथ माइग्रेट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमारा पॉपुलेशन लिमिटेड था। लेकिन जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ तब पॉपुलेशन बूम हुआ, और क्या हुआ कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गया, क्योंकि अब हम एक ही फिक्स्ड जगह पर हम रहते हैं। इसी के साथ साथ हमारा सोसाइटी में बहुत सी हायरार्की वजूद में आया, ये ऊंचा है ये नीचा है, कैसे कि बहुत सी प्राइवेट प्रॉपर्टीज वजूद में आया। जब परमानेंट सेटलमेंट बना तब लोगों का एक एक आदमी का एक एक प्राइवेट प्रॉपर्टी वजूद में आया। इसी के साथ साथ एक पुअर और रिच का एक हायरार्की बन गया और सोसाइटी में इनइक्वालिटी वजूद में आ गया। इसी के साथ साथ धीरे धीरे बहुत सी किंगडम्स बने, बहुत सी एम्पायर्स बने, लेकिन बहुत सी सिस्टमेटिक इनजस्टिस भी शुरू हो गया और जो हायरार्की सिस्टम है वो धीरे धीरे और भी रिजिड होता गया। अब ये जो एग्रीकल्चर है ये तो कोई मतलब इनएविटेबल होना ही था ऐसा कोई इवेंट नहीं है, बल्कि ये ट्रेड है, हमारा फ्रीडम और सिक्योरिटी के बीच में एक ट्रेड है। कैसे कि जब हम हंटर गैदरर्स थे, जब हम नोमैड्स थे, तब क्या हुआ था कि हमारे पास फ्रीडम बहुत था लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी कम था। लेकिन एग्रीकल्चर ने क्या किया कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, बदले में हमारा फ्रीडम ले लिया। फिर आता है यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, कि हम जो ह्यूमैनिटी है, हम जो सेपियंस है, हम यूनिफाई कैसे हुए। हम जो ह्यूमंस है हम बहुत सी शेयर्ड सिस्टम्स के अंदर यूनिफाई होते हैं। हम बहुत सी यूनिवर्सल ऑर्डर्स को मानते हैं जो कि इमेजिन्ड होते हैं, जो कि हमारा रियलिटी में एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। हम उन्हें इमेजिन करके उन यूनिवर्सल ऑर्डर्स को क्रिएट किया। क्या क्या? पहला तो है पैसा। पैसा जो है वो हमारा एक दूसरे के अंदर एक ट्रस्ट सिस्टम को डेवलप किया। हम एक इंसान दूसरे इंसान को ट्रस्ट कर सकते हैं पैसे के ऊपर निर्भर करके। दूसरा, बहुत सी पॉलिटिकल सिस्टम्स क्रिएट हुआ और बहुत सी एम्पायर्स बने। और तीसरा, बहुत सी यूनिवर्सल मोरल फ्रेमवर्क्स बने कि हमें अपने लाइफ को कैसे लीड करना है। इसके बारे में बहुत सी फिलोसोफर्स डिफरेंट ओपिनियंस शेयर करते थे और इसी चीज से धीरे धीरे जाके बहुत सी रिलीजियंस डेवलप हुआ, जैसे कि बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ऐसे बहुत सी धर्म वजूद में आया। ये जो पैसा है, लॉज है, रिलीजियन है, ये सब इमेजिनेशन है, हमारा इमेजिन्ड रियलिटी है। लेकिन ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि बहुत से लोग इन पर मानते हैं, इन पर विश्वास करते हैं, और अगर इन पर विश्वास नहीं किया गया, इन्हें नहीं माना गया, तो हमारा सोसाइटी ही नहीं रहेगा। अब ये जो एम्पायर्स होता था ये तो ऑफन वायलेंट होता था, आपस में बहुत सी जंग में हमेशा मुब्तला रहते थे। लेकिन इसी के साथ साथ ये बहुत सी आइडियाज को भी स्प्रेड किया, ट्रेड को स्प्रेड किया और टेक्नोलॉजी को पैट्रोनाइज भी किया और ह्यूमैनिटी को एक सिंगल ग्लोबल नेटवर्क में बांध दिया। अब तीसरा जो रेवोल्यूशन है वो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसमें क्या है कि पहला जो डिस्कवरी हमने किया वो है हमारा इग्नोरेंस को हमने डिस्कवर किया। पहले का जो कल्चर्स थे वो ये मानते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन मॉडर्न साइंस जो है ये मानता है कि बहुत से चीजें, ज्यादातर चीजें हमें नहीं पता, आई डोंट नो। हमारा जो चैनल है इसका नाम भी है लादरी, यानी हमें नहीं पता, हम बस खोज रहे हैं, हम बस स्टडी कर रहे हैं चीजों को समझने के लिए। तो इसी जर्नी में जुड़ने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। साइंस और एम्पायर के अंदर एक कोरिलेशन था कि एम्पायर्स जो एक्सप्लोरेशन करते थे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को पैट्रोनाइज करता था, उनको फ्यूल करता था। और बाद में क्या हुआ कि यही साइंटिफिक क्यूरियोसिटी भी एक्सप्लोरेशन को फ्यूल किया। और फिर जाके जब साइंटिफिक जो प्रोग्रेस है वो जब इकोनॉमी के साथ जुड़ गया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ जुड़ गया,
तब क्या हुआ कि ये मॉडर्न जो कैपिटलिज्म है इसको बनाया। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो टेक्नोलॉजी है, एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन है और मशीन से नया नया जो मशीन्स है जो कि हमारा रोजमर्रा के जिंदगी में हम उनको यूज करते हैं, ये सब चीजें, ये सब टेक्नोलॉजी हमारा सोसाइटी को एक नया शेप दिया। ये जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है ये परमानेंट रेवोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग है। पहले तो हम कोई चीज कुछ भी डिस्कवर करते हैं, फिर उससे एक नया टेक्नोलॉजी सामने आता है, उससे हमें नया पावर मिलता है, फिर जाके हमारा क्यूरियोसिटी और बढ़ते हैं और हम और चीजें डिस्कवर करते हैं। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एआई है, हो सकते हैं कि फ्यूचर में जाके ये हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन है इसको ही रिप्लेस करके इंटेलिजेंट डिजाइन को इसके जगह पर ला दे। कि हम जो यहाँ पर आए हैं नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में यहाँ तक आए हैं, हो सकता है कि हम बाद में फ्यूचर में ऐसा हो कि ये नेचुरल सिलेक्शन रहेगा ही नहीं, बल्कि हम खुद ही खुद को और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेटर बनाने के लिए इंटेलिजेंटली उनको डिजाइन करेंगे। अब हम जो स्पीशीज है सेपियंस, ये तो एक समय पर एकदम इनसिग्निफिकेंट था, वहां से आज हम पहुंचे यहाँ पे। हो सकता है कि फ्यूचर में हम गॉड लाइक पावर, डिवाइन लाइक पावर्स अचीव कर ले, लेकिन ये जो मटेरियल जो एडवांसेस है ना, ये गारंटी नहीं देता कि हम हैप्पी रहेंगे, हम अंदर से खुश रहेंगे। बल्कि ये मटेरियल एडवांसेस ऑफन ऐसा होता है कि नया बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तो अनसर्टेन है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन भी आता है कि हमारा जो स्पीशीज है यानी सेपियंस, ये फ्यूचर में रहेगा क्या, या हम खुद और भी हमसे भी और भी एडवांस कुछ, हमसे भी और भी बियॉन्ड कुछ हम डिजाइन कर देंगे। अब लास्ट में एक चीज ये डिस्कस करना है कि हम तो एक दूसरे के साथ बहुत से मिथ्स, बहुत सी स्टोरीज शेयर करके यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर में जाके हो सकता है कि जब हम गॉड लाइक पावर से अचीव कर ले, तब हम एक दूसरे के साथ कौन सी स्टोरीज को शेयर करेंगे, तब हमें कौन सी स्टोरीज, कौन से मिथ्स हमें गाइड करेगा। और ये जो अचीवमेंट है, ये जो गॉड लाइक पावर है, ये क्या हमें और वाइज बना रहा है या हमें और भी डेंजरस बना रहा है?